साथियों, लास्ट में हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था और इसके बाद हमने जो जो सोशल मूवमेंट्स आई, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आई, उसको हमने स्टडी किया कि भारत में कौन कौन सी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आई। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं, जैसे हमने गवर्नर जनरल पढ़े थे, गवर्नर जनरल 1857 तक, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गवर्नर जनरल हैं उनकी पोस्ट बदल दी गई। 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद डायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स का इंडिया पे हुआ और हमने उस पोस्ट को क्या बोला? हमने बोला वाइसराय। तो अगर पूछा जाए कि भारत के पहले वाइसराय कौन थे, तो ध्यान में रखना लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे। और अगर पूछा जाए कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर भी इनका ही नाम आएगा। तो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसराय, ये पूछते हैं ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और फर्क क्या है वाइसराय और गवर्नर जनरल में? जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं तो वो क्या है? गवर्नर जनरल है। लेकिन 1857 के बाद इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बना दिया गया। हम डायरेक्टली अधीन हो गए किसके? अंग्रेजों की रानी के। इसके बाद जो पोस्ट रखी गई उसको अभी गवर्नर जनरल नहीं, क्या बोला गया? वाइसराय बोला गया। तो 1856 से 1862 तक अगर हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग हमारे क्या रहे हैं? वाइसराय रहे। साथियों, अगर पूछा जाए कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ वो उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई कौन होगा? 56 में ये बने थे, इसलिए म्यूटिनी किसके अधीन हुई? कैनिंग के अधीन हुई। इन्हीं के समय मैंने आपको बताया कि रूल पास कर दिया गया कि रूल क्या है कि क्रोन जो रानी होगी वो भारत की भी क्या होगी? रानी होगी। एम्प्रेस ऑफ यूनाइटेड किंगडम विल बी आल्सो द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इनके समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, उसका मेन कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके अधीन डलहौजी लेके आया था। डलहौजी क्या कहता है कि अगर किसी राजा के बेटा नहीं है तो वो कोई और बेटा को अडॉप्ट करके उसको राजा नहीं बना सकता। उसका सारा जो राज्य है उसको क्या कर लेंगे? ब्रिटिशर्स अपने राज में अधीन कर लेंगे। इसीलिए हम जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ जो लैप्स है उसके कारण म्यूटिनी हुई, उसके कारण बहुत सारे राजा कहने का मतलब अगेंस्ट हुए ब्रिटिश रूल के। इसके कारण ही लॉर्ड कैनिंग जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति है इसको क्या कर देगा? भंग कर देगा। हम देखते हैं कि इंडिया में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में यूनिवर्सिटीज खोली गई। तो ये यूनिवर्सिटीज किसने खोली हैं? लॉर्ड कैनिंग द्वारा यूनिवर्सिटीज खोली गई। तो लगा कि अभी भारतीयों को पढ़ाना चाहिए, भारत को अच्छा बनाना चाहिए, तो इसीलिए तीनों जो उनकी मेन जगहें थी, चाहे वो कलकत्ता हो, मद्रास हो या मुंबई हो, तीनों जगह क्या बनी? यूनिवर्सिटी खोली। और 1861 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट भी किसके समय आया है? तो वो आया है कैनिंग के समय। साथियों, आपको मालूम होगा कि इसमें पहली बार 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार भारतीयों को, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। पटियाला के राजा, दूसरे थे सर दिनकर राव और तीसरे बनारस के राजा। तो तीन बंदों को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। तो ये पहली बार था कि कोई भारतीय क्या बने थे? अंग्रेजों के वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। जो तीन बंदे आपने याद रखने हैं, सर दिनकर राव, बनारस का राजा और पटियाला का राजा। आगे चलते हैं। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन वाइसराय बनते हैं, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, तो इसको इतना याद नहीं रखना, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। कैनिंग के बाद कौन आया? लॉर्ड एल्गिन आया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है लॉरेंस का। तो लॉरेंस काफी इंपॉर्टेंट नाम है। जे क्या बनते हैं? भारत के वाइसराय बनते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या करेंगे? टेलीग्राफ कम्युनिकेशन जो है उसको ओपन करेंगे विद यूरोप के साथ।
क्योंकि टेलीग्राफ सिस्टम उस टाइम आया था, तो डलहौजी जो है उसको इंडिया में आगे बढ़ाते हैं, इंडिया में लाइंस डालते हैं टेलीग्राफ की। लेकिन ये क्या करेंगे लॉरेंस, इसको इंडिया से यूरोप तक अटैच कर देंगे ताकि मैसेज को लेना और मैसेज देना क्या हो सके, इजी हो सके। इसीलिए हम देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्या किया गया, ओपन किया गया। हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया कहां पे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में इन 1865। कनाल वर्क्स एंड रेलवेज को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो भारत में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया। आप कहेंगे कि ब्रिटिशर कितने अच्छे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया है ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। नहीं साथियों, बिल्कुल गलत। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया कि कैसे हम इजीली जो लकड़ी है, जो टिम्बर है, जो फ्रूट्स हैं जंगलों के, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सके। तो एक्सप्लॉयटेशन के कारण बनाया गया था, ना कि उसकी साफ संभाल करने के लिए। आज यही इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें आगे काम करता है, लेकिन अभी हमारा व्यू चेंज हो गया। अभी हमने एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमारा काम क्या है, बचाना। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछें इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहां बना हुआ है, तो वो देहरादून में, देहरादून में, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। लॉर्ड माओ 1869 से 1872 बनते हैं। सबसे पहले ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लेके आते हैं इंडिया में। तो सबसे पहले माओ का काम क्या है कि इंडिया में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जो सारी पॉलिसीज थी ऊपर से आती थी, भी ये जहां पे करना है, जहां पे करना है। लेकिन धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, भी जो अपने मद्रास है, बॉम्बे है, वहां पे जो नगर म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसको स्टैब्लिश किया और कहा कि जो रुपये आएगा आपको देंगे, आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो काम है इंडिया में, वो माओ लेके आए हैं। इसके अलावा राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में जिसकी क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। साथ ही में माओ कॉलेज की स्थापना करेंगे अजमेर में, ये स्पेशली राजा रजवाड़ों के लिए था, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, ताकि वो अच्छा साइंस सीख सकें। तो हायर लेवल का जो कॉलेज बनाया गया इंडिया में अजमेर में, माओ कॉलेज, वो स्पेशली इंडियन प्रिंसेस के लिए बनाया गया। सबसे पहले इन्होंने सेंसस करनी स्टार्ट की है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड माओ ने 1871 में सबसे पहले इंडिया की सेंसस कराई, जनगणना कराई, ताकि मालूम चल सके कि इंडिया में कितने लोग हैं। लेकिन अगर पूछे कि कॉन्टिन्यूटी 81 से प्रॉपरली सेंसस डिपार्टमेंट बनाया गया और 81 से लगातार भारत में क्या चल रही है, जनगणना चल रही है। साथियों लास्ट में हम देखते हैं कि एक पठान था जो अंडमान जाते हैं 1850, अंडमान निकोबार जाते हैं 1872 में, और वहां पे एक पठान होते हैं, वो पठान इनको क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे, मार देंगे। तो ध्यान में रखना, एक ही वाइसराय हुए हैं जिनको कत्ल करके मार दिया गया। तो जिनका कत्ल हुआ है, वे पूछते हैं कौन थे, वो माओ थे। माओ को कत्ल करके क्या किया गया, मारा गया। आगे चलते हैं। नॉर्थब्रुक, तो नॉर्थब्रुक वाइसराय बने, लेकिन इनके समय कोई ज्यादा काम नहीं, तो इसलिए कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। लेकिन लिटन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1876 से लेके 1880 तक लॉर्ड लिटन हमारे क्या बनते हैं, वाइसराय बनते हैं। सबसे पहले ये क्या है, बहुत अकड़ वाले बंदे थे। तो हम देखते हैं कि जो लिटन हैं ये दिल्ली दरबार करवाते हैं 1877 में, इनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथियों उस टाइम के ऊपर बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आ रखा था, बहुत लोग मर रहे थे, लेकिन ये शो ऑफ करने के लिए अपनी रानी को बुलाएंगे और दिल्ली दरबार रखेंगे, वहां पे सारे राजा रजवाड़ों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए काफी खुराफाती माने जाते हैं। ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट काम करते थे, यानी कि इनका जो मानना था कि इंडिया को तंग करना है, वो तंग करने वाले थे। कौन? लिटन। जे क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की भी क्या देते हैं, उपाधि देते हैं, तो केसरे हिंद कहते हैं। आगे चलते हैं। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंडियन को एक लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो अपने पास आर्म्स रखना चाहता है। कोई बंदूक लेनी है, जो आज का हम आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो वो यही है लिटन वाला, कि लिटन लेके आए कि अगर किसी बंदे को कोई जरूरत है किसी हथियार की, तो पहले वो पुलिस स्टेशन आके एक क्या लेगा, लाइसेंस लेगा, फिर ही उसको वो दिया जाएगा। एक
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1878 में आया। इसमें क्या था कि जो लोग इंग्लिश में नहीं लिख रहे, वो कोई हिंदी में या फिर कोई वरना पंजाबी में लिख रहे हैं, तो उनको उसकी कॉपी क्या करनी पड़ेगी, संभाल के रखनी पड़ेगी, ताकि 2-4 साल बाद अगर हमने मालूम चला कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं और आपका जो प्रेस है उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स इसमें दिए गए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। फिर इसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं, ये बिल्कुल उल्ट थे लिटन के, 80 से लेके 84 तक जो राज करते हैं और ये काफी सिंपेथाइज थे इंडियंस के बारे में। लिटन जितने खुराफाती थे उतना ही रिपन को क्या माना जाता है, सिंपेथाइज माना जाता है। सबसे पहले ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 78 में, इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। रिपन बंद कर देंगे, बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये प्रेस की आजादी के क्या है, अगेंस्ट है। तो सबसे पहले ये करेंगे। फिर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे आज पंचायती राज सिस्टम बना हुआ है, अपना गांव में पंचायत हैं एज वेल एज सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो प्रॉपर उसका एक्ट कि स्पेशली फोकस करेंगे शहरों के ऊपर, कि शहरों में हर एक बड़े शहर में म्यूनिसिपैलिटी होनी चाहिए और वो ही अपना राजभाग चलाए। उसको कोई फंड्स की जरूरत हो तो वो फंड्स अपने आप क्या करे, मैनेज करे। तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लेके आए हैं कौन, लॉर्ड रिपन। इसके अलावा एक हंटर कमीशन आया है, आपको मालूम होगा जी, काफी इंपॉर्टेंट है हंटर कमीशन। 2 हंटर कमीशन है, एक तो 1919 में हंटर कमीशन आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके अगेंस्ट हंटर कमीशन आया था। और सिमिलरली हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हम बच्चों में प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाएं, सेकेंडरी एजुकेशन बढ़ाएं, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें बच्चे, और वो जो ब्रिटिशर्स की मर्यादाएं हैं, सिविलाइज जिसको वो कहते हैं सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी, उसको सीख सकें। उसके लिए वो क्या लेके आए हैं, हंटर कमीशन लेके आए। तो ये हंटर कमीशन जो आया वो भी किसके समय आया है, रिपन के ही समय आया है। इसके अलावा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जिसमें चाइल्ड लेबर को बंद कर दिया गया कि कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होगी, 14 साल से कम जो बच्चा होगा उसको कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। तो ऐसा पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया है, 1881 में। किसके समय आया है, रिपन के समय आया है। साथियों के इल्बर्ट बिल काफी न्यूज में रहता है, ये भी पूछते हैं कि किसके समय आया। साथियों इल्बर्ट बिल क्या था, पहले क्या होता था कि जैसे कोई 2 तरह के जज हैं, ब्रिटिशर जज हैं और इंडियन जज हैं। पहले ब्रिटिशर जज सभी को फैसला दे सकते हैं, ये इंडियन के ऊपर भी मुकदमा इनकी सुनवाई सुन सकते हैं और ब्रिटिशर के ऊपर भी। लेकिन जो इंडियन जज होगा वो सिर्फ किसकी सुनेगा, इंडियंस की। वो ब्रिटिशर के ऊपर के ब्रिटिशर्स का केस नहीं सुन सकता। कोई अगर ब्रिटिशर बाहर से आया तो उसका केस इंडियन नहीं सुनेगा। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या था भाई, इसको बंद कर दिया गया कि चाहे यूरोपियन क्रिमिनल्स हों तो उसको भी ट्राई करेगा कौन, इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है कि कोई यूरोपियन क्रिमिनल्स को, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बाद में इसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद देखें हम कौन आया, लॉर्ड डफरिन। डफरिन आया, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि डफरिन के समय ही कांग्रेस पार्टी की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के अधीन हुई। इनकी पहली जो मीटिंग है वो मुंबई में हुई और जिसके पहले प्रधान सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। साथियों आगे हम देखें तो लॉर्ड लैंडजोन। लॉर्ड लैंडजोन क्या बनते हैं, भारत के वाइसराय बनते हैं। और सेकंड फैक्ट्री एक्ट इनके समय आया है। और सेकंड फैक्ट्री एक्ट किसकी बात करता है, वीकली हॉलीडेज की, कि हॉलीडेज होनी चाहिए और कि फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए कि इतने ही समय जो बच्चे हैं जहां जो वुमेन हैं वो क्या करेंगी, काम करेंगी। और लेकिन ये मेन के आवर्स को क्या नहीं कर पाया, टैकल नहीं कर पाया। तो इसने लड़कियों, गर्ल्स और बच्चों के टाइम को क्या किया, सोना भी इतने घंटे काम करेंगे लेकिन बाकी के लिए।
लेकिन 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो किसके समय आया है? लॉर्ड डफरिन के समय, लैंड जोन के समय आया है, इसको याद रखना। और ड्यूरेंट कमीशन, ड्यूरेंट कमीशन जो बाउंड्री बनाता था कि इधर इंडिया और इधर अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री क्या होगी, उसके लिए ड्यूरेंट कमीशन आया। तो जो बांटता था इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री को, इसीलिए आज भी, क्योंकि आज वो पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। साथियों, आज हमने देखा किसके बारे में? आज हमने क्या किए? वाइसराय। उनमें सबसे पहले हमने देखा कैनिंग को, कैनिंग के बाद हमने मेन फोकस किया लॉरेंस के ऊपर, फिर माओ के ऊपर, फिर माओ के बाद हमने देखा लिटन, रिपन, डफरेन, इल्गिन। जहां तक हमने आज पढ़ा, आगे कल को हम इसके बाद देखेंगे भी कौन कौन से वाइसराय आए और कौन कौन सा काम। साथियों, अगर पेपर की बात करें तो उसमें हमेशा क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा काम किसके गवर्नर जनरल के टाइम हुआ है। तो ऑप्शन देंगे, बंदा बहुत कंफ्यूज करता है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको हल्का सा सोचना है, दिमाग के ऊपर पॉज करके वीडियो को, भी मैंने क्या पढ़ा, कौन ने किसने कौन सा काम किया। अगर वो दिमाग में लेके आएंगे तो ही आपके आंसर क्या होंगे? सही होंगे। आज के लिए इतना ही, कल को मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।